हेलो। तो एक बार पुनः हम उसी टॉपिक के साथ में आपके सामने दोबारा से उस टॉपिक को हम एलोबरेट करेंगे। चूँकि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही थी इसीलिए उसको दो भागों में बांट दिया। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया वो किया लोक प्रशासन के प्रशासन के पार्ट को, और उसके कई एंगल देखे हैं। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ देखा है, प्रशासन के दृष्टिकोण देखे हैं, प्रबंध के दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, उसका रियल मीनिंग देखा, उसका प्रबंधन और संगठन से रिलेशन देखा है, प्रबंधन से वह कैसे भिन्न है, ये सारी बातें देखिए। अब हम मूल बात पे आते हैं। मूल बात यह है कि लोक प्रशासन का क्या मीनिंग निकालें हम, और उसके संदर्भ में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि हमने प्रशासन देखा था और प्रशासन में हमने अब हम जो इसको बात को आगे बढ़ाए वो है कि लोक प्रशासन क्या है, इस बात को देखें। लेकिन लोक प्रशासन क्या है इस बात को देखने से पहले वापस उसी जगह आइए। हमने अभी तक स्टडी की वो की कि प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और उसमें हमने ये देखा कि ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिनमें समान लक्ष्य और सामूहिक प्रयास हो, उन मानवीय गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। लेकिन इस शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है उससे कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कि इसके आगे लोक जुड़ गया तो लोक प्रशासन अर्थ निकल गया। लेकिन इसके आगे अगर हम शब्द जोड़ दें निजी प्रशासन, निजी शब्द जोड़ दें तो ये बन जाता है निजी प्रशासन। इसके आगे अगर आप जोड़ दिया स्कूल तो ये बन जाता है स्कूल प्रशासन। इसके आगे अगर हम जोड़ दें व्यवसाय तो ये बन जाता है व्यावसायिक प्रशासन। इसके आगे अगर हम जोड़ दें जिला तो ये बन जाता है जिला प्रशासन। इसके आगे अगर आप जोड़ दो राज्य तो ये बन जाता है राज्य प्रशासन। इसके आगे आप जो भी शब्द जोड़ोगे, इसके आगे जितने शब्द जोड़ते जाओगे तो ये अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन बनते हुए चले जाते हैं। मतलब प्रशासन तो एक संकल्पना है, बड़ी संकल्पना है। उनके भीतर फिर प्रशासन को अलग अलग आधारों पर, संगठनों के आधार पर और किसी अन्य बेस पे अलग अलग तरह से उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ देखने वाली है कि हम इसमें कौन सा फैक्टर देख रहे हैं। तो हम उसमें एक फैक्टर तलाशते हैं, और वो तलाशते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जो अब तक चीज़ें देखी है वो देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन उन मानवीय गतिविधियों को कहते हैं जिनमें दो चीज़ें हों। नंबर एक, जिनमें कॉमन गोल हो, यही तो देखा था हमने कि जिनका लक्ष्य कॉमन हो। और नंबर दो, जिसमें कलेक्टिव एफर्ट्स हो। कलेक्टिव एफर्ट्स को, कॉमन गोल को हमने कई दृष्टिकोण से देखा। लेकिन एक चीज़ है कि जिसमें एक गोल हो, कॉमन गोल हो, मतलब जिसका कोई एक उद्देश्य हो, जिसका कोई एक लक्ष्य हो। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विचार यहाँ शुरू होता है कि ये जो उद्देश्य, लक्ष्य और कॉमन गोल ये है, इसकी प्रकृति, अगर मैं इसकी प्रकृति तय करूं कि इसकी प्रकृति के आधार पर हम उद्देश्य को दो भागों में बांट सकते हैं। गौर कीजिएगा, उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर उद्देश्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दो मोटे भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक उद्देश्य वो जो लाभ प्रेरित हो, मतलब जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। नंबर दूसरा, वो उद्देश्य जो सेवा प्रेरित हो। प्रेरित शब्द मतलब केवल सर्विस नहीं, जिसमें सर्विस का मोटिव ज़्यादा हो। तो एक वो जिसमें प्रॉफिट का मोटिव ज़्यादा हो, एक दूसरा वो जिसमें सर्विस का मोटिव ज़्यादा हो। आप पूछोगे कि ये इससे क्या हुआ, इससे बहुत कुछ, इससे बहुत सरल चीज़ हो गई आपके लिए। जिस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉमन गोल में कैसे, जैसे अभी हमने देखा था ना, शुरुआत में देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उन संगठन की उन गतिविधियों को कहते हैं जिनमें ये क्या है, ये कॉमन गोल था। यही तो बताया था मैंने, ये कॉमन गोल था जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स थे। तो कॉमन गोल की इस प्रकृति के आधार पर संगठनों को या संगठनों के भीतर प्रशासन को
अगर लाभ प्रेरित कॉमन गोल है, मतलब उसमें लाभ का मोटिव या लाभ का तत्व ज्यादा है, तो इस तरह के प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है। निश्चित तौर पर ये आप समझ रहे हो, इस तरह के प्रशासन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और अगर सर्विस का तत्व ज्यादा हो तो इस तरह के प्रशासन को क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। हाँ, इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। तो लोक प्रशासन क्या हुआ? लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसमें सेवा का तत्व ज्यादा हो, जिसमें सर्विस मोटिव ज्यादा हो। आप कहो कि इसकी कैसे डेफिनेशन कैसे क्रिएट करें? प्रशासन के दोनों को मिला दीजिए। दो या दो से अधिक लोगों की ऐसी मानवीय गतिविधियां जिसमें सेवा का तत्व हो, सामूहिक प्रयास नहीं, तो लोक प्रशासन कहलाता है। सिंपल और सरल भाषा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वो प्रशासनिक गतिविधियां जिसमें लाभ का तत्व हो। तो मोटे तौर पर प्रशासन को दो भागों में बांटा। अब हम इन दोनों पर वापस आएंगे और हमारे यही आएगा कि लोग पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो ये अंतर है, ये अंतर किस तरह से आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले हम एक पक्ष को अच्छे से देखेंगे और वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए हम इस पक्ष को अच्छे से देखें, इसलिए आगे बढ़िए और थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। हम इसमें चलते हैं कि ये जो लोक प्रशासन है, इसको थोड़ा और समझे कि ये है क्या, किस बला का नाम है, और समझते हैं इसको। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो आप इतना तो जान चुके हैं कि प्रशासन की वो गतिविधियां जिसमें सेवा का तत्व ज्यादा होगा। लेकिन अब सोचने लगे कि पब्लिक और प्राइवेट, लाभ और सर्विस और प्रॉफिट, तो अलग अलग संगठनों के नाम लिखते जाइए। जैसे आपके आसपास के हॉस्पिटल है तो लिस्ट बनाइए। जैसे जयपुर में, मैं यहाँ जयपुर से बात कर रहा हूँ, तो जयपुर में एक सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, फोर्टिज हॉस्पिटल है। तो दो हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल। आप ऐसे ऐसे लिखते जाइए, SMS और ये फोर्टिज हॉस्पिटल, या और कोई भी ले लीजिए। नहीं है? अब इसमें क्या है? आप कहोगे इसमें सेवा का तत्व है, इसमें क्या है? इसमें लाभ का तत्व है। ऐसे ही तो आएगा। इसी तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लीजिए। एक यहाँ पे जो बात करते हैं, तो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी UOR, जिसमें क्या है? सेवा का तत्व है। एक बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, नहीं है? जयपुर यूनिवर्सिटी एक है, नहीं है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस तरह से आप 10, 20, 30 संगठनों के बारे में जब आप विचार करोगे, लिखते जाइए, सादे कागज़ पे लिखते जाइए, तो एक कंक्लूजन के तौर पर एक बात सामने आएगी मित्रों। और बात ये सामने आएगी कि वो संगठन जिनमें सेवा का तत्व है, उनमें एक कॉमन बात निकल करके सामने आ रही है। सोचिए क्या? उनमें एक कॉमन बात निकल के सामने आ रही है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे जितनी अन्य अन्य चीज़ें देखो, जितना आप तो जो नाम आता है उनको लिखते जाइए कि इसमें सर्विस का, केवल सर्विस नहीं, सर्विस का तत्व ज़्यादा, लाभ का तत्व ज़्यादा, सर्विस का तत्व, लाभ का तत्व, सारणी बनाते जाइए। एक बात निकल के आएगी, सोचिएगा क्या? आपके विचार में, दिमाग में कोई बात आई, वही बात अगर मेरी बात से तालमेल खाती है तो निश्चित तौर पर ही आपका गेस अच्छा जाएगा। आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हो। क्या बात सामने आई कि जितने भी जो सर्विस वाले फैक्टर थे, नहीं, जो सर्विस वाले फैक्टर थे, जो जितने भी हम देख रहे थे, वो सर्विस वाले फैक्टर में एक चीज़ निकल के आई। क्या निकल के आई? कि इन सर्विस वाले फैक्टर में जो सबसे कॉमन बात है वो ये निकल के आ रही है कि सर्विस वाले फैक्टर में ये सारे वो फैक्टर हैं जो किसके हैं? जो किसके हैं? जो गवर्नमेंट के हैं। मतलब सवाल ये है मित्रों कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है? और इस शब्द के अर्थ की खोज में जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमको एक जवाब मिलता है कि श्रीमान जी, जितने भी हम सेवा वाले ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लेते हैं
तो उनमें एक चीज़ कॉमन बात निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सरकार। इसीलिए लोक प्रशासन में जो लोक शब्द का अर्थ है वो परंपरागत रूप से सरकार माना गया। क्यों माना गया है? मुझे लगता है इसके बाद में कोई खास अब और ज़्यादा समझाने की बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि अधिकांशतः सेवा वाले जो संगठन है वो सरकारी क्षेत्र में है, वो ऑर्गेनाइजेशन सरकारी है। इसीलिए पब्लिक लोक प्रशासन या पब्लिक वर्ड जो हम देखते हैं, इस पब्लिक वर्ड का सामान्य जो अर्थ निकलता है लोक का, वो निकलता है जनता। यही तो होता है कि पब्लिक क्या है? जनता है जो सब जानती है। तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ होता है जनता? नहीं भैया, तो क्या होता है? परंपरागत रूप से मेरी बात को देखिएगा कि मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब इस सर्चिंग गई, इधर खोज गई, तो लोक प्रशासन का जो अर्थ निकला लोक शब्द का, वो निकला सरकार। परंपरागत रूप से लोक प्रशासन में लोक शब्द का भावार्थ निकला सरकार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सरकारी संगठन है, उन सरकारी संगठनों के भीतर होने वाली मानवीय गतिविधियां ही लोक प्रशासन है। इसे हम सार्वजनिक प्रशासन भी कह देते हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र को हम क्या कहते थे? पब्लिक सेक्टर। इसलिए हम सार्वजनिक जो है प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कहते हैं। तो इस तरह से इस बात को यहाँ पे हमारी एक यात्रा शुरू होती है। अब इस यात्रा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक सवाल और उठता है। सवाल ये उठता है कि लोक प्रशासन में आपने तो बताया कि सरकार है, लेकिन खुद सरकार के 3 अंग होते हैं। जब आप बात करते हो और आप अच्छी सी इस बात को समझते होंगे, सरकार के खुद के 3 अंग है। सरकार का एक अंग है कार्यपालिका, या मैं उधर से लिख देता हूँ। सरकार का एक अंग है विधायिका, हम क्या कह देते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर शॉर्ट में भी चल जाएगा। सरकार का दूसरा अंग है जुडिशरी, क्या कह देते हैं हम? न्यायपालिका। और सरकार का तीसरा अंग है कार्यपालिका, हम क्या कह देते हैं? एग्जीक्यूटिव। निश्चित तौर पर हम इसे क्या किसे दर्शा सकते हैं? इसे। सरकार के 3 अंग होते हैं। तो मित्रों, फिर एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी क्षेत्र या सरकारी प्रशासन ही लोक प्रशासन है, तो सरकार के किस अंग की गतिविधियां लोक प्रशासन में शामिल होगी? समझ पा रहे हो आप इस बात को? निश्चित तौर पर ही मुझे लगता है कि आपको विचार करना चाहिए। सरकार के किस अंग की गतिविधियां लोक प्रशासन में होगी? जब इस बात पर विचार किया गया, जब यहाँ बात विचार आगे बढ़ा, तो फिर विचारक, विद्वान, चिंतक, लोक प्रशासन के जितने भी थिंकर, वो फिर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक विचार ये कहता है कि सरकार के इन तीनों अंगों की गतिविधियां, इसमें जो भी मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रशासन है, एक विचार। और दूसरा विचार कहता है कि केवल कार्यपालिका की गतिविधियां प्रशासन है, ये दूसरा विचार। एक विचार और दूसरा विचार। ये जो पहला विचार है, इस पहले विचार को कहते हैं व्यापक मत। मत नहीं है, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं वाइडर अप्रोच। व्यू नहीं कहते, अप्रोच कहते थे। और दूसरा विचार को कह देते हैं, हम कह देते हैं संकुचित मत, मतलब नैरो व्यू। नैरो अप्रोच। तो 2 मत है। एक मत है व्यापक मत। व्यापक मत उस मत को कहा जाता है जो ये मानता है कि सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब लोक प्रशासन के भीतर है। और संकुचित अर्थ मत का मतलब है कि सरकार की केवल वही गतिविधियां जो लोक नीतियों को क्रियान्वित करने से संबंधित है, जिनका संबंध कार्यपालिका से है, उसे हम संकुचित मत कहते हैं, नैरो अप्रोच कहते हैं। अब यहाँ पर ये 2 भागों में बट गया। आप कहेंगे कि सर ये बताइए किसमें कौन है? तो व्यापक मत वो है जो लोक जो राजनीति और प्रशासन का अंतर नहीं मानता है, जो ये कहता है कि राजनीति प्रशासन दोनों जुड़े हुए हैं। प्रशासन का काम नीति का क्रियान्वयन भी है, तो नीति का निर्माण भी है, क्योंकि वो उसको भी मानता है। और अर्धन्यायिक काम भी है, वो सब कामों को प्रशासन के भीतर मान रहा है।
आपको ये पता होगा कि ये विचार किसका था। ये विचार जो था वो उधर जाइए प्रशासन की डेफिनेशन में, तो इस तरह का विचार एकीकृत दृष्टिकोण वाले दे रहे थे। मतलब इस मत के समर्थक लोग वही हैं जो एकीकृत दृष्टिकोण के थे। कहने का मतलब कौन कौन है, जिनमें कौन कौन था, जिनमें आप शामिल कर सकते हो, ड्वाइट वाल्डो को कर सकते हो, जो मैंने पहले भी लिखा था, ये व्यापक मत का विचारक एक। आप एल डी वाइट को कर सकते हो, ये व्यापक मत का विचारक नंबर 2। आप निग्रो एंड निग्रो को कर सकते हो, ये व्यापक मत का विचारक। ये सारे व्यापक मत के हैं। आप कहोगे कि संकुचित मत में कौन आएगा? जो प्रशासन को विज्ञान मान रहे थे, जो नीति की क्रियान्वयन से संबंधित मान रहे थे। ये सब कौन है? जो प्रशासन की डेफिनेशन में आपने देखा होगा जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक में आप किस किस को ले सकते हो? आप इसमें ले सकते हो फेयोल को ले सकते हो, हेनरी फेयोल। आप इसमें ले सकते हो गुलिक को ले सकते हो, लूथर गुलिक पूरा नाम। आप इसमें ले सकते हो उर्विक को ले सकते हो, एल उर्विक। आप इसमें ले सकते हो साइमन को ले सकते हो, हर्बर्ट साइमन। आप इसमें ले सकते हो थॉमसन को ले सकते हो, नहीं आप इसमें ले सकते हो ग्लेडन को ले सकते हो। ये सारे विचारक वो है जो इस मत के समर्थक है। मतलब अब हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। अगर लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकार है, तो सरकार के किस अंग की गतिविधियां लोक प्रशासन में शामिल है, इसे लेकर के लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण है, एक व्यापक मत और एक संकुचित मत। व्यापक मत में सरकार के 3 अंगों की गतिविधियां शामिल है, जिसके समर्थक मोर एंड लेस वही है जो एकीकृत दृष्टिकोण के थे। और संकुचित मत में केवल सरकार की कार्यपालिका से संबंधित गतिविधियां हैं। उनको हम जो है इसमें मोर एंड लेस वही विचारक है जो मैनेजरियल व्यू के समर्थक है। इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस होती है जो आपको देखनी होती है। तो ये एक मैंने आपको मोटे तौर पर लोक प्रशासन में लोक शब्द की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकारी है या इससे ज्यादा है। मैंने आपको शब्द याद करना क्या कहा था, परंपरागत रूप से। मतलब जब हम इनिशियली बात करते हैं तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ था सरकार, तो इसका मतलब एक और निकलता है कि आज लोक प्रशासन में लोक शब्द का कुछ अलग अर्थ भी होता होगा। निश्चित तौर पर ये अलग अर्थ होता है। आप ये जानना चाहोगे कि अलग अर्थ क्या होता है? तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ जो निकला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक शब्द का जो अर्थ निकला, वो अभी तक की यात्रा में ये निकला कि इसका अर्थ जो निकला वो निकला है सरकार। ठीक है, अब हम उस जगह जाते हैं जिस जगह से लोक प्रशासन का मीनिंग शुरू हुआ था। लोक प्रशासन का मीनिंग इस जगह से शुरू हुआ था कि प्रशासन की कौन सी गतिविधियों को लोक प्रशासन कहे, तो हमने कहा था वो गतिविधियां जिसमें सेवा का तत्व होगा। शायद यही बात थी, मतलब जिसमें सर्विस का तत्व होगा। जब इस बात को तलाशा गया और इस बात पे और विचार किए गए, तो धीरे धीरे लोक प्रशासन में लोक शब्द के अर्थ बदलते गए। आप कहोगे कि कैसे? देखिएगा, मैं आपको इस यात्रा में आगे लेके चलता हूँ। इसमें नाम जुड़ता है, एक नाम जुड़ा एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। ये क्या होते हैं? सरकारी तो नहीं होते, नाम से है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य कैसा है, तो इसका उद्देश्य लाभ तो नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? सेवा का है। मतलब एनजीओज की एक्टिविटीज भी प्रशासन के भीतर शामिल करनी होगी। तो दायरा सरकार से आगे बढ़ गया। दायरा और हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको और आगे चलते हैं तो इसी तरह से एक और नाम जुड़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी वही बात आ रही है कि स्वयं सहायता समूह, इसमें भी वही बात आ रही है कि इनका उद्देश्य भी क्या होता है? सेवा का होता है। मतलब दायरा और बढ़ गया। दायरा बढ़ते बढ़ते जैसे और आगे दायरा गया, और आगे बढ़ाते हैं। दायरा आता है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनओ। यूएनओ के बहुत सारे जो सब्सिडरी संगठन है उसके, जैसे यूनिसेफ। नहीं, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको फिर किस में ले? नहीं है, और भी जैसे जो है जैसे
WHO हम ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये भी सीधे तौर पर सरकारी तो नहीं कह सकते। इसका मतलब इन्हें भी, इनकी गतिविधियां भी क्या, इनकी गतिविधियां भी सेवा का तत्व है। मतलब ये भी दायरा बढ़ता जा रहा है। लोक प्रशासन में लोक की व्याख्या व्यापक से व्यापक होती जा रही है, लेकिन अब अटैक दूसरी जगह होता है। आजकल एक हमने कहा कि ये निजी प्रशासन कौन सा है, अभी तक यही तो बात आ रही थी कि निजी प्रशासन वो है जो लाभ के लिए काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं। यही तो चीज़ें आ रही थी कि इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाभ के लिए काम कर रहे थे। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एक नई टर्म आ रही है। नई टर्म क्या आ रही है? वो आ रही है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? निजी क्षेत्र की ऐसी गतिविधियां जिनमें वो समाज हित में काम करती है, जिसमें लाभ का तत्व निहित नहीं होता बल्कि सेवा करने का तत्व निहित होता है। एक पूरा चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एक बड़ा चैप्टर है CSR, स्टडी करेंगे इसकी। लेकिन ये एक नई चीज़ आई कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक नई बात आ रही है। ये होने को तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इनकी गतिविधियां जो है वो किसकी तरह है? इनकी गतिविधियां भी सेवा सर्विस जैसी है। तो निजी क्षेत्र का वो इकाई जो CSR एक्टिविटीज कर रही है, वो भी किस में शामिल होगी? डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि प्रशासन की वो गतिविधियां जिसमें सेवा का तत्व हो, यही तो देखा था। और यहाँ सेवा का तत्व है, मतलब निजी क्षेत्र की वो एक्टिविटीज जिसमें CSR आता है। और भारत में तो हम इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। भारत में तो जो कंपनी एक्ट है, कंपनी अधिनियम जो है, अभी जो नया कंपनी अधिनियम 2013 का है, उस कंपनी अधिनियम में तो ये तय कर दिया कि लास्ट के जो 3 ईयर है उनके जो टोटल जो प्रॉफिट है उसका 2% हिस्सा जो है वो खर्च किया जाएगा CSR पर। आप भारत की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे कि बहुत सारी, जैसे NIIT नहीं है, ये नाम आपने सुना होगा कंप्यूटर एजुकेशन के संदर्भ में। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था वन होल इन ईच वॉल CSR के तहत। इसी तरह से इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन ITC, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है ई चौपाल, जो ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नन्ही कली, एक बालिका एजुकेशन के संदर्भ में प्रोग्राम चलाया। ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट जो है वो CSR के तहत अलग अलग एक्टिविटी चलाते हैं। जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, CSR के तहत चलता है। तो इस तरह से जो निजी संगठन की, बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र की जो ऐसी गतिविधियां जो CSR के तहत की जाती है, वो भी किस में शामिल होगी? लोक प्रशासन के लोक में, मतलब वो भी लोक प्रशासन ही है। कहने का मतलब आप फिर थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ सरकार था, वो अब बदल गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में देते हैं हम लोग। आपको ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस देते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं छू पाओगे। कहने का मतलब यह है कि अब लोक प्रशासन में लोक शब्द का या लोक प्रशासन का जो क्षितिज है वो विस्तार हो गया है। इसमें NGOs, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसमें वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मानव विकास के लिए काम करते हैं, जिसमें सेवा का तत्व है। और इसमें निजी क्षेत्र की वो गतिविधियां भी शामिल है जो CSR के तहत आती है। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन में ये लोक तत्व, एक नया सवाल बनता है कि लोक प्रशासन का ये लोक तत्व है, ये बेसिकली एक गतिशील अवधारणा है। ये अपने आप में एक डायनेमिक अवधारणा है। मतलब ये इतनी तेजी से बदल रही है कि जो बात आज के 50 साल पहले थी वो बात आज नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो बात आज है वो आज के 20 साल बाद में हो। जब आप कहीं पढ़ा रहे हो या बात कर रहे हो, उस समय हो सकता है कि जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो बात बदल चुकी हो और उसमें कई चीज़ें नई ऐड हो जाए। तो एक नई बात, और कि लोक प्रशासन में जो लोक शब्द का जो अर्थ है वो निरंतर बदल रहा है। बदलने के साथ में अपना आकार और स्वरूप भी बढ़ा रहा है। और इसमें न केवल
सरकारी क्षेत्र बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों की बहुत सारी गतिविधियां, यहाँ तक कि कॉरपोरेट की CSR गतिविधियां भी इसमें शामिल होने लगी है। इवन PPP मॉडल आजकल आने लगा है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बन गया है। तो एक पार्ट मैंने आपको लोक प्रशासन में लोक शब्द और इसकी एक व्याख्या मैं आपको बता रहा था, और ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई एक पर्टिकुलर ये चीज़ कहना है कि लोक प्रशासन में लोक का मतलब सिर्फ यही है, ये गलत है, बल्कि इसका स्वरूप निरंतर बदल रहा है और एक डायनेमिक अप्रोच है। तो एक नई चीज़ आपके सामने निकाली है, वो निकाली है लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ। अब हम वहाँ पे आते हैं जहाँ बात शुरू की थी। बात कहाँ शुरू की थी, उसी जगह वापस आ जाते हैं। बात शुरू यहाँ की थी हमने, जो है ये वाली बात कि प्रशासन को उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक है निजी प्रशासन, एक है लोक प्रशासन। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि इनके बीच का अंतर क्या है। मोटे तौर पर इसका अंतर क्या हुआ, मोटे तौर पर इसका अंतर जो निकला वो निकला कि निजी प्रशासन उसे कहते हैं जिसमें लाभ का तत्व हो, और लोक प्रशासन उसे कहते हैं जिसमें सेवा का तत्व हो। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है तो बात सच नहीं है, बात इससे आगे है। सच क्या है, सच यह है कि लोक और निजी प्रशासन के बीच का जो अंतर है वो बेसिकली इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी संगठन एब्सोल्यूट 100% मतलब 100% शुद्ध रूप से सेवा का नहीं हो सकता, और कोई भी संगठन 100% शुद्ध रूप से लाभ के लिए नहीं हो सकता। होता क्या है, होता यह है कि संगठन में डिग्री का फर्क होता है उसके उद्देश्य में। किसी में सर्विस का तत्व ज़्यादा होता है तो किसी में लाभ का तत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए इसी आधार पर हम संगठनों को लोक और निजी प्रशासन के रूप में बांटते हैं। इसमें भी एक अलग व्याख्या है। कुछ विद्वान ऐसे भी है जो लोक और निजी प्रशासन में अंतर ही नहीं करते। ऐसे विद्वान कौन है जो लोक और निजी प्रशासन में अंतर का विरोध करते हैं, मतलब अंतर नहीं मानते, अंतर का विरोध करते हैं, मतलब दोनों को एक मानते हैं, लोक और निजी दोनों को एक मानते हैं। इसमें एक नाम तो आता है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक साहब ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सभी प्रकार के संगठनों में 7 गतिविधियां होती है पोस्ट कॉर्प, जहाँ P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, बताएंगे इसको, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ये 7 ही गतिविधियाँ हैं, CO एक साथ है, और सभी प्रशासन में यही होती है, चाहे वो लोक हो या निजी हो। इसलिए लोक और निजी जैसा भेद गलत है। इसमें एक और नाम जुड़ता है, नाम तो कई जुड़ेंगे लेकिन एक फेमस नाम और जुड़ता है, वो नाम जुड़ता है हेनरी फ्योल का। मैं अभी तक फ्योल लिखता आ रहा था। हेनरी फ्योल साहब सबसे ज़्यादा कहते हैं कि लोक और निजी प्रशासन जैसा अंतर करने वाले बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। वो यहाँ तक कहते हैं, उनकी ये कोटेशन भी बड़ी पॉपुलर है, कि प्रशासन तो प्रशासन होता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे परिवार का हो, या किसी उद्योग का हो। इसलिए उन्होंने अपना नाम जो पूरा जो वर्ड यूज लिया है, पुस्तक उनकी जो इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट जो है पुस्तक है, उसमें पूरी पुस्तक में उन्होंने मैनेजमेंट वर्ड ही यूज नहीं लिया। वो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोक और निजी दोनों के लिए। किसके लिए, निजी के लिए वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट कॉर्प की जगह जो वर्ड नाम दिया, वो नाम दिया POCCC। ये आगे चल के आएगा, अभी सिर्फ इनिशियली है। ये कह रहे हैं कि जैसे गुलिक साहब ने कहा कि प्रशासन की 7 गतिविधियां हैं, वैसे ही हेनरी फ्योल साहब कह रहे हैं कि प्रशासन की 5 गतिविधियां हैं। यहाँ P फॉर प्लानिंग, वही जैसा उसमें था, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कंट्रोल, CO फॉर कमांड, और CO फॉर कोऑर्डिनेशन। C कंट्रोल, कमांड, कोऑर्डिनेशन। डिटेल से हम हेनरी फ्योल में देखेंगे। लेकिन लोक और निजी प्रशासन एक ही है, अलग अलग नहीं है, ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात लूथर गुलिक साहब करते हैं, हेनरी फ्योल करते हैं, ऐसी बात हर्बर्ट साइमन भी करेंगे। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं, जितने भी लोग प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं, वो सब लोग लोक और निजी प्रशासन जैसी जो ये अंतर है, इस अंतर का विरोध करते हैं। दूसरे विचारक वो हैं जो लोक और निजी प्रशासन में अंतर की स्पष्ट वकालत करते हैं कि ये बिल्कुल जो है स्पष्ट वकालत करते हैं। मैंने यहाँ साइमन का नाम गलत ले लिया था, उसमें से एक नाम आता है, वो नाम आता है साइमन। हर्बर्ट साइमन बेसिकली विज्ञान का विरोध भी करता है और विज्ञान बनाने का प्रयास भी करता है, लेकिन ये लोक और निजी प्रशासन को बिल्कुल अलग मानता है।
हर्बर्ट साइमन साहब कहते हैं कि लोक और निजी प्रशासन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो 3 आधारों पर इसका अंतर करते हैं। 3 आधार क्या बताते हैं? वो 3 आधार बताते हैं कि लोक प्रशासन है उसका चरित्र राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन का चरित्र गैर राजनीतिक होता है। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का चरित्र होता है वो नौकरशाही नुमा होता है और निजी प्रशासन का चरित्र होता है वो गैर नौकरशाही नुमा होता है। मतलब 3 आधार वो बताते हैं। एक राजनीतिक आधार पर अंतर करते हैं, एक जो है वो नौकरशाही के आधार पर अंतर करते हैं, और एक और वो कहते हैं कि लोक प्रशासन वो है जिसमें लाल फीताशाही रेड टेपिज्म पाया जाता है। नहीं, लाल फीताशाही का मतलब होता है सरकारी कार्यालयों में जो लाल फीता बंधा हुआ होता है फाइलों में। इसका मीनिंग होता है अननेसेसरी डिले होना, जिसमें कार्यों में अनावश्यक देरी हो जाए। और जो निजी प्रशासन होता है उसमें लाल फीताशाही नहीं पाई जाती है। इसी तरह से एक और नाम है जो इस अंतर को मानता है, वो है सर जोसिया स्टैम्प। ये भी कहता है कि लोक और निजी प्रशासन अलग अलग है। मूल रूप से 3 आधारों पर ये अंतर कहते हैं कि लोक प्रशासन वह है जिसमें उत्तरदायित्व का तत्व ज़्यादा होता है, निजी प्रशासन में ये कम होता है। लोक प्रशासन वो होता है जिसमें वित्तीय नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन वो है जिसके भीतर जो है समरूपता अधिक होती है। तो इस तरह से सर जोस जैसे स्टैम्प है, ये भी लोक और निजी प्रशासन में अपनी एक अंतर की अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आपसे पूछा जाए कि लोक और निजी प्रशासन के बीच का अंतर है क्या, तो फिर आपको थोड़ा सा और आगे इस पे काम करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लोक और निजी प्रशासन में हम एक एक पॉइंट को लेके बात करें कि अगर हम लोक प्रशासन है तो उसमें क्या है और निजी प्रशासन है तो उसमें हम क्या कहें। एक एक पॉइंट को हम बात ले तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आकार को लेता हूँ, कि आकार की तुलना करूँ, तो लोक प्रशासन के ज़्यादातर संगठनों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तुलनात्मक रूप से क्या होता है? छोटा होता है। बड़ा और छोटा नहीं कहेंगे, तुलनात्मक रूप से बड़ा नहीं है, तुलनात्मक रूप से छोटा। कोई ऐसा एक लाइन में हम नहीं कह सकते, लेकिन एक का है बड़ा, दूसरे का है छोटा। दूसरा ले हम इसमें कि जन उत्तरदायित्व, जैसे मैं लेता हूं जन उत्तरदायित्व, तो क्या लेंगे? जन उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में क्या होगा? अधिक, और निजी प्रशासन में क्या होगा? तुलनात्मक रूप से कम। इसी तरह से ले लीजिए आप नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, जन नियंत्रण, जो भी लोक प्रशासन में क्या होगा? अधिक, निजी प्रशासन में क्या होगा? कम। इसी तरह से आप ले लीजिए लाल फीताशाही, नहीं, लाल फीताशाही लोक प्रशासन में क्या होगी? अधिक। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, निजी प्रशासन में क्या होगी? कम, तुलनात्मक रूप से कम। इसी तरह से आप ले सकते हो एक रूपता, एक रूपता लोक प्रशासन में क्या होगी? अधिक। यूनिफॉर्मिटी होती है कि नहीं है? लगभग सभी सरकारी संगठनों में कुर्सियां भी एक तरह की, सिस्टम भी एक तरह का, नियम भी एक तरह के। नहीं, निजी प्रशासन में तुलनात्मक रूप से क्या होती है? कम। इसी तरह से आप लेते हो लाभ का तत्व, लाभ का तत्व, तो तुलनात्मक रूप से लोक प्रशासन में होता है कम, निजी प्रशासन में होती है अधिक। इसी तरह से आप लेते हो पारदर्शिता, तो यहाँ पर लोक प्रशासन में तुलनात्मक रूप से कम, निजी प्रशासन में तुलनात्मक रूप से अधिक। इसी तरह से और ले सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, इस पूरी सारणी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, कैसे? और हम क्या ले सकते हैं? यहाँ हम लोक प्रशासन ले सकते हैं, यहाँ हम निजी प्रशासन ले सकते हैं। इसी तरह से आप ले सकते हो संसदीय नियंत्रण या विधायी नियंत्रण। लोक प्रशासन में क्या कहोगे? अधिक, निजी प्रशासन में क्या कहोगे? कम। इसी तरह से आप कह सकते हो सीएजी का कंट्रोल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और मालिका परीक्षक। लोक प्रशासन में क्या होगा? अधिक, निजी प्रशासन में क्या होगा? कम। नहीं, और क्या ले सकते हैं?
आप विचार करते जाइए। बहुत सारे पॉइंट आएंगे, जैसे पारदर्शिता होगी, गोपनीयता, पारदर्शी गोपनीयता ले सकते हैं। लोक प्रशासन में क्या होगी? अधिक। निजी प्रशासन में क्या होगी? कम। कहने का मतलब क्या हुआ? नहीं है जैसे लाभ का तत्व लिया, सेवा का तत्व भी ले ले। सेवा का तत्व लोक प्रशासन में है तुलनात्मक रूप से अधिक, निजी प्रशासन में क्या है? कम। नहीं, दक्षता, दक्षता प्रभावशीलता लोक प्रशासन में क्या है? तुलनात्मक रूप से कम, निजी प्रशासन में है तुलनात्मक रूप से अधिक। कुल मिलाकर के आप पिछले 2 मिनट से सुन रहे हो कम अधिक कम अधिक। आपने कहीं भी ये तो नहीं सुना कि शून्य, कहीं भी ये भी तो नहीं सुना कि नहीं ये तो 100%। कहने का मतलब लोक और निजी प्रशासन के बीच का जो ये अंतर है, ये जो अंतर है, ये वस्तुतः अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अंतर आपको प्रकार का दिख रहा है। प्रकार का मतलब है कि शुद्ध रूप से जहां 100% सेवा का तत्व होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। शुद्ध रूप से 100% लाभ का तत्व होता है उसे आप निजी प्रशासन कहते हैं। यही तो था, यही तो था। तो क्या ये अंतर प्रकार का है, या आप ये कहोगे कि भैया ये अंतर प्रकार का नहीं बल्कि ये अंतर बेसिकली किसका है? क्वांटिटी का है, मात्रा का है। दोनों के बीच विशेषताओं की तुलना में एक चीज निकल के आती है, लोक और निजी प्रशासन के बीच का अंतर प्रकार का कम और मात्रा का ज्यादा है। और ये सवाल कई बार पूछते हैं। लोक और निजी प्रशासन के बीच अंतर प्रकार का कम और मात्रा का ज्यादा है। यहाँ डिग्री का फर्क होता है कि कोई चीज लोक प्रशासन में ज्यादा तो कोई चीज निजी प्रशासन में ज्यादा। इसीलिए लोक और निजी प्रशासन की जो ये अंतर की जो बात है वो धीरे धीरे, जैसे एलपीजी का युग आता है, एलपीजी का मतलब समझते हो? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण समझ लीजिए सरल शब्दों में, वैश्वीकरण समझ लीजिए। वैश्वीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में धीरे धीरे ये अंतर और कम होता गया और लोक और निजी प्रशासन के बीच की ये जो क्षितिज रेखा है ये बिल्कुल धुंधली होती जा रही है। आप कहो कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं मनवाता हूँ इस बात को। पहली चीज़ तो जिसे आप लोक प्रशासन कहते हो, जिसे भी आप लोक प्रशासन कह रहे हो, वो लोक प्रशासन इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसमें 100% उसमें क्या है? सरकारी भागीदारी है। और निजी प्रशासन इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो पूरी तरह से गैर सरकारी होता है, मतलब उसमें किसी व्यक्ति विशेष की भागीदारी होती है, जो संपत्ति होती है। कोई निजी संगठन ऐसा नहीं है जो बड़ा कॉरपोरेट संगठन है जिसमें 100% शेयर किसी एक व्यक्ति के हो, बल्कि क्या होते हैं उसमें जो शेयर होते हैं उन शेयरों में किसकी भागीदारी होती है? किसकी होती है? जनता की। रिलायंस एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर है भारत में, लेकिन मुकेश अंबानी के शेयर कितने हैं? 15%, 12%, 17%। तो मुकेश अंबानी का तो नहीं हुआ ना। किसका पैसा है? जनता का पैसा है। और जो सरकारी संगठन होते हैं उसमें भी पैसा किसका है? आप कहोगे कि पैसा तो वो भी जनता का है क्योंकि टैक्स से कलेक्ट हुआ। तो फिर अंतर कहाँ रहा? मतलब फाउंडेशन में अंतर नहीं। आप कहोगे कि नहीं ये अंतर तो नहीं है, लेकिन आप भीतर जाके देखोगे तो अंतर मिलेगा, भीतर उनकी प्रक्रियाओं में। लोक प्रशासन में हम ये मानते हैं कि यहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें 3E नहीं होता, लेकिन अब लोक प्रशासन की जो नई संकल्पना आई है उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आने लगा है। जैसे हम आगे चल के अभी थ्योरी देखेंगे, एक NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि लोक प्रशासन के भीतर मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज हुई है। आजकल एक नई टर्म्स आती है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? लोक प्रशासन के भीतर पारदर्शिता लाने का प्रयास है। डिजिटल गवर्नेंस, स्टेप पे मैनेजमेंट। तो धीरे धीरे करके लोक प्रशासन के भीतर भी वो सारी टेक्निक्स आजकल आने लगी है ग्लोबलाइजेशन के युग में, जो निजी प्रशासन में या जो मैनेजमेंट का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे PPP मॉडल जैसी संकल्पनाएं आ रही है।
अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे गुड गवर्नेंस के नाम पे बहुत सारे सुधार वो हो रहे हैं जो निजी प्रशासन के थे। आप कहोगे वो बात तो सारी सही है, लेकिन अब ये तो नहीं है ना लाभ वाला कि लोक प्रशासन में ये प्रॉफिट वाली बात तो नहीं है भैया। उद्यमी सरकार का कंसेप्ट आया है जो हम चर्चा करेंगे। अब जो लोक प्रशासन है वो भी सेवाओं के बदले में शुल्क वसूलता है। जाइएगा आप कहीं भी, वो सर्विस के बदले में शुल्क वसूल रहा है। वो रोड पे चल रहे हो तो उसका टोल टैक्स ले रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब केवल सर्विस पे, केवल सेवा पर काम नहीं कर रहा लोक प्रशासन, बल्कि उसमें भी धीरे धीरे कौन सा तत्व आ रहा है? लाभ का तत्व आ रहा है। दूसरी तरफ जो निजी प्रशासन है उसमें धीरे धीरे किसका तत्व आ रहा है? सेवा का तत्व आ रहा है। आप कहोगे कैसे? अभी मैंने आपको बताया, CSR, कंपनी एक्ट, निजी प्रशासन में। आप कहोगे ये तो बात ठीक है, लेकिन रेड टेपिज्म वगैरह तो नहीं है, करप्शन तो नहीं है। निजी प्रशासन भी बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र में आकार बड़ा हो गया, आकार का अंतर कम होता जा रहा है। यहाँ भी रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही यहाँ भी पनप रही है। अब धीरे धीरे यहाँ भी आ रहा है रेड टेपिज्म, यहाँ भी आ रहा है। क्या यहाँ भी जो है, यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी भ्रष्टाचार पनप रहा है, जो कहीं पहले लोक प्रशासन की विशेषताएं हुआ करती थी, निजी प्रशासन में भी वो सारी चीजें आ रही है। तो जो बुराइयां या जो विशेषताएं लोक प्रशासन की थी वो निजी प्रशासन में भी आ रही। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे होंगे। वैसे तो आप समझ गए होंगे। कहना ये चाह रहा हूँ, ये एनालिटिकल पार्ट पे गया जहाँ मैंने शुरू में बात की थी, थोड़ी सी वो बात भी करूंगा जहाँ आपके दिमाग को हाईएस्ट लेवल पर ले जाया जाए। कहना ये चाह रहा हूँ कि लोक और निजी प्रशासन के बीच की जो दीवार है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, और ये जो अंतर मात्रा का था ये मात्रा का भी कम होता जा रहा है। लोक प्रशासन के भीतर निजी प्रशासन की विशेषताएं तत्व आने लगे और निजी प्रशासन के भीतर लोक प्रशासन के तत्व आने लगे, और अब दोनों के बीच मिलन की बात हो रही है। दोनों बहुत नजदीक आ गए। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक अंतर, एक स्ट्रीम चली आ रही थी, एक डिसिप्लिन चले आ रहे थे, धीरे धीरे ये एक हो रहे हैं। इसलिए एक सब्जेक्ट के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में ये हर उसमें दिया जाता है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका एंडिंग इसी जगह होता है कि अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये डिबेट है वो कमज़ोर पड़ रही है, और पब्लिक के भीतर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट के भीतर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये एक आज हमने बात की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग की, उसकी तुलना की है निजी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा की है, मैनेजमेंट पे चर्चा की है। निश्चित तौर पर ही मैं एक आशा कर सकता हूँ आपसे, मुझे मतलब अपेक्षा रख सकता हूँ आपसे, और मुझे पूरी आशा है कि डिटेल से बताया है। थोड़ी सी आप मेरे से शिकायत ये कर सकते हो कि सर थोड़ा डिटेल ले रहे हो, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है ये जो ऑनलाइन टीचिंग में जिस तरह से फटाफट वो कंसेप्ट आ रहा है ना कैप्सूल सिस्टम, उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा यही मानना है चीज़ों को जब डिटेल से, जैसे क्लासरूम में डिस्कशन होती है, उसी तरह से जब आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को देखोगे, समझोगे, आत्मसात करोगे, तब आपको गहरी संतुष्टि होगी, आपको चीज़ें लगेगी। एक ज़रूर आउटलाइन बनी होगी आज की, किसी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, किसी मैनेजमेंट कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, किसी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पहले कहाँ शुरुआत हुई थी, आज कहाँ है, मीनिंग किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सारी बातों पर एक पूरी आउटलाइन बनी होगी। एक दो बार आप और वीडियो को देखोगे और फिर भी किसी तरह की दिक्कत आएगी, आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इससे संबंधित चीज़ें तो अभी बहुत कुछ बाकी है, तो कंसेप्ट फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। आप जो है इस तरह के सवालों को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लास लेंगे उसमें भी ले लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ही आपको आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, उसके अलग अलग एरियाज, उसके निजी प्रशासन से तुलना, इन सब पे बात की है। तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। आपको नेक्स्ट किसी अन्य मुद्दे पर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।